तीसरे एपिसोड की शुरुआत वांग्यू को युआन के कैंपसाइट की ओर जाते हुए दिखाने से होती है। वो एक पल भी आराम किए बिना जल्द से जल्द ताओवान तक पहुंच उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उधर राजधानी में वांगो को ग्यो हंगवा के साथ दिखाते हैं। वो बताता है कि ग्रैंड काउंसलर योनचुल ताओवान की हत्या की जिम्मेदारी गोरियो पर डाल वांग्यू को गद्दी से हटा तो देगा, पर साथ में वो गोरियो की पूर्ण अधीनता भी चाहता है। राजकुमारी वांगो से उसकी मर्जी पूछती है तो वो कहता है कि 30 साल के युद्ध से समझ आ गया है कि युआन को हराना मुश्किल है, इसलिए ये ही फायदे का सौदा है। और फिर वो राजकुमारी को योनचुल तक संदेश पहुंचाने को बोलता है कि वो युआन के दरबार में उसे एक पद दिलवाने में भी मदद करे। अब कैंप में बेकन और तालताल को दिखाते हैं। तालताल बताता है कि लुटेरे आधी रात को हमला करेंगे। बेकन कहता है कि लुटेरों के हमले से पहले वो युआन सेना को कैंप से वापस भेज दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी सेना लुटेरों पर जवाबी हमला करे। अब सीन वापस पिछले एपिसोड के अंत पर आता है, जब ताओवान बेकन और तालताल से बचने के लिए एक खाली तंबू में घुस जाता है और फिर संज्ञान के आते ही छुप जाता है। अंदर कौन आया ये देखने के चक्कर में ताओवान को मोरपंख की वजह से छींक आ जाती है और संज्ञान को पता चल जाता है। संज्ञान तुरंत हथियारबंद होकर ताओवान को ढूंढकर उसके गले पर तलवार तान देती है। संज्ञान पूछती है कि वो कौन है, पर ताओवान डर के मारे हकलाना शुरू कर देता है। संज्ञान उसे खींचकर बाहर निकालती है और पूछती है कि वो उसके तंबू में क्या कर रहा था, क्या चुराने आया और क्या क्या देखा। ताओवान उसे कहता है कि वो बहुत पछताएगी जब उसे पता चलेगा कि वो युआन का, तभी अपनी पहचान बताने से अपने आप को रोक कर युआन का सैनिक बताता है। फिर संज्ञान गुस्से में अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर उसे पीटना शुरू कर देती है। ताओवान दर्द से करारते हुए उससे सौदेबाजी करने की कोशिश करता है कि अगर वो उसे कैंप से बाहर निकाल दे तो वो उसे इनाम दिलवाएगा। संज्ञान को लगता है कि वो अपनी सेना को छोड़कर भागना चाहता है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए अस्तबल में ले जाती है और साफ करने के लिए बोलती है। ऐसा ना कर पाने पर उसे भगोड़ा घोषित करने की धमकी देती है। ताओवान फिर से कोशिश करता है और उसके कान में फुसफुसाता है कि वह युआन का राजकुमार है और वो उससे ढेर सारे इनाम के बदले मदद करने के लिए कहता है। संज्ञान आश्चर्य से उससे पूछती है कि क्या वो महामहिम है। वो तुरंत इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। संज्ञान उस पर विश्वास करने का नाटक करते हुए कहती है कि पहले वो उसका सम्मान तो कर ले। बेचारा ताओवान पूरी तरह से संज्ञान पर विश्वास कर लेता है और बाहर निकलने की जल्दी में उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर तभी संज्ञान उसे जमीन पर पटक देती है और वो गोबर के ढेर पर मुंह के बल गिर जाता है। फिर संज्ञान उससे कहती है कि अगर वो राजकुमार है तो वो भी जेड सम्राट है। वह उससे कहती है कि उसके आदमी कैंप के चारों तरफ नजर रखे हुए हैं, इसलिए भागने के बारे में सोचे भी ना। उधर शिविर के बाहर जंग सुनियोंग को घोड़ों के साथ ताओवान का इंतजार करते हुए दिखाते हैं। शाही तंबू में कईबो अभी भी राजकुमार के कपड़े पहने हुए है। तभी बेकन और तालताल राजकुमार से उसका हालचाल पूछने आते हैं और खुर में आने में थोड़ी देर लगेगी बताते हैं। कईबो बिना कुछ बोले हाथ हिलाकर उन्हें जाने को कह देता है और वो चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी है, तभी कैंप में कुछ लोग दीवार फांदकर अंदर घुस आते हैं ताकि वे दरवाजा खोल सके। कीजाहो को एहसास होता है कि युआन सेना कहीं नजर नहीं आ रही। योंब्योंग सू कहता है कि पाली बदलाव के बाद से ही सभी गायब हैं। पाक बुलवा कुछ गड़बड़ होने का शक जाहिर करता है। इससे पहले कि कीजाहो कुछ सोच पाता, जलते हुए तीर अंधेरे को चीरते हुए सैनिकों को मार देते हैं। चीफ कीजाहो हमला होने की घोषणा करता है। सभी लुटेरों के साथ ही दरवाजा खोल देते हैं और सभी लुटेरे अंदर आ जाते हैं। गोरियो सेना लुटेरों का सामना करने में लग जाती है, लेकिन कीजाहो को गड़बड़ का आभास होता है और वो संज्ञान को राजकुमार के पास जाने का आदेश देता है। संज्ञान अपने पिता को मुसीबत में छोड़कर जाना नहीं चाहती, पर उसे जाना पड़ता है। ताओवान अस्तबल से निकल अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे लुटेरों का सरदार दिखता है जो अपने आदमियों को युआन राजकुमार को ढूंढकर उसे मारने का आदेश देता है। ये सुन ताओवान वापस उसी तंबू में घुस जाता है और एक बक्से में छुप जाता है। संज्ञान राजकुमार के तंबू में पहुंचती है और वहाँ बहुत डरे कईबो को पाती है। वो वहाँ क्या कर रहा है ये पूछने पर कईबो बताता है कि उसे सुबह तक यहीं रहने का आदेश है और वो जाने से मना कर देता है। फिर भी वह उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो वहाँ रहा तो मारा जाएगा। बाहर निकलने से पहले संज्ञान को एहसास होता है कि राजकुमार के कपड़ों में रहना खतरनाक हो सकता है। वह घबराहट में उसकी टोपी उतारती ही है कि बाहर से लुटेरों की आवाज सुनाई देती है। वो कईबो के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को डाकुओं से घिरा पाती है। लुटेरों को दूर रखने के लिए वो अपना धनुष खींचती है और कईबो को उसके करीब रहने के लिए कहती है। संज्ञान बताने की कोशिश करती है कि कईबो राजकुमार नहीं, पर सरदार नहीं सुनता और कईबो को मारने का आदेश देता है। संज्ञान भी उनसे भिड़ जाती है, पर डर के मारे कईबो भाग जाता है और पकड़ा जाता है। लुटेरे तलवार से उस पर वार कर देते हैं। फिर सरदार ताओवान को मृत घोषित कर अपने साथियों के साथ चला जाता है। कईबो अपनी माँ को याद करते हुए दम तोड़ देता है। तभी कुछ सैनिक आते हैं और घोषणा करते हैं कि राजकुमार मर चुका है। शिविर से कुछ दूरी पर तालताल बेकन को ताओवान की मृत्यु की सूचना देता है। बेकन ने अपना काम तो खत्म कर दिया, पर उसे अपने पूर्व सम्राट के बेटे की हत्या के लिए दुख भी है। वो ताओवान की लाश को देख श्रद्धांजलि देने का फैसला करता
लगते हैं, लेकिन वहाँ कैबो की लाश देखकर चौंक जाते हैं। तालताल कहता है कि उन्हें ताओवान को खोजना होगा। बेकन कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो मंत्री जनसुंग योंग के साथ भाग गया होगा। लेकिन तभी जनसुंग योंग बिना किसी चेतावनी के तंबू में घुस जाता है और उन पर राजकुमार की हत्या का आरोप लगाता है। वह राजकुमार को देखने पर जोर देता है, लेकिन बेकन उसे बेहोश कर देता है ताकि वो ताओवान को ढूंढकर उसे मार सके, इससे पहले कि योंचुल उनके सिर काट दे। बेकन फिर तालताल से इस सब को गुप्त रखने को कहता है, पर संज्ञांग पहले ही कमांडर की को रिपोर्ट कर चुकी है कि मृत व्यक्ति राजकुमार नहीं बल्कि कैबो है। योम्योंग सूंग खुश होता है, पर राजकुमार वास्तव में है कहाँ। बेकन को आते देख कीजाओ उन्हें चुप करा देता है। बेकन कीजाओ को बताता है कि ताओवान की मृत्यु उसकी भूमि पर हुई है, इसलिए यह उसकी जिम्मेदारी है। कीजाओ शव को राजधानी केगोंग ले जाने की मांग करता है, पर बेकन मना कर देता है कि शव युआन ही जाएगा। कीजाओ को लगता है कि बेकन राजकुमार को छुपा रहा है। योम्योंग सू कहता है कि राजकुमार को ढूंढना होगा, पर बुलवा कहता है कि कैसे, राजकुमार को किसी ने देखा ही नहीं है। फिर भी कीजाओ तीनों को ताओवान की तलाश में भेज देता है। जब संज्ञांग एक तंबू की तलाशी ले रही होती है, उसे खर्राटे की आवाज सुनाई देती है और एक बक्से में उसे सोता हुआ ताओवान दिखता है। वह उसे जगाने के लिए उस पर पानी डालकर गुस्से में वापस बंद कर देती है। फिर वो उसकी कायरता के बारे में बड़बड़ाते हुए तंबू से बाहर निकल जाती है कि जब हर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहा था, अब ये छुप कर सो रहा था। कुछ ही पल बाद बेकन और तालताल उसी टेंट के पास आकर रुक जाते हैं कि शायद ताओवान कैंप में नहीं है। तभी भीगा हुआ ताओवान हवा के लिए बक्से से बाहर निकलता है। वह एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। संज्ञांग जो अभी अभी तंबू से बाहर निकली थी, ताओवान के साथ हुई अपनी बातें याद करती है और सोचती है कि कहीं वो राजकुमार तो नहीं, क्योंकि उसने ऐसा ही कहा था। वो जल्दी से तंबू की ओर भागती है, लेकिन वहाँ बेकन और तालताल को पाती है, जिससे उसके संदेह की पुष्टि होती है। फिर वो छुप जाती है ताकि उन्हें चुपके से सुन सके। बेकन ताओवान से पूछता है कि वो यहाँ क्यों छुपा हुआ था, पर अच्छा हुआ, नहीं तो उसे मार दिया जाता। ताओवान बेकन का हाथ पकड़ उससे विनती करता है कि वो उसे ना मारे और कह दे कि वो मर चुका है और उसे अपने रास्ते पर भेज दे। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो योंचुल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो बेकन को उसके पिता द्वारा किए गए एहसानों का हवाला देते हुए उसे जाने देने की विनती करता है। बेकन ताओवान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो आज जो भी है उसके पिता की वजह से ही है। इसलिए जब बेकन उसे बक्से में वापस जाने के लिए कहता है तो वो वैसा ही करता है और बार बार धन्यवाद कहता है। तालताल बक्सा बंद कर देता है और बेकन को इशारा कर ताओवान को खत्म करने को कहता है। बेकन अपनी तलवार खींचकर ताओवान को चीरने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख संज्ञांग भी ताओवान के बचाव के लिए अपना धनुष खींच लेती है। अगले पार्ट में देखेंगे कि संज्ञांग ताओवान को बचाने में कामयाब होती है या नहीं।